Friends, good morning. How are you? You are able to understand the cell division or not? Please write down the comment box. ठीक है, क्योंकि मियोसिस अगर आपको पहला जो पार्ट है वो अगर क्लियर हो गया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली और भी पार्ट में। माइटोसिस अगर क्लियर हो गया तो जान लो मियोसिस का 50% आपको समझ में आ गया। और मियोसिस 1 के जो 5 सब स्टेजेस हैं अगर वो क्लियर हो गई तब तो 95% समझ में आ गया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, तो इस सेशन में मैं फिर से थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूँ कि हम लोग ने प्रीवियस सेशन में मियोसिस की जो मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज 1 की जो 5 सब स्टेजेस डिस्कस किए हैं उसको एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। देखो, जो मियोसिस है दैट कंप्लीटेड इन 2 फेज, वो 2 फेज में होता है, एक मियोसिस 1 और दूसरा मियोसिस 2। ठीक है, तो जैसे आपने माइटोसिस में पढ़ रखा है कि माइटोसिस में 4 सब स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं? एक होती है प्रोफेज होती है, फिर मेटाफेज होती है, फिर एनाफेज होती है और फिर टीलोफेज होती है। तो मैंने इसका लिए बताया था पी मैट। ठीक है, एक ब्रांड का नाम की तरह याद कर लो कि पी मैट है कोई। तो इसी तरह से जो मियोसिस 1 है उसमें भी प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, ठीक है, सॉरी मेटाफेज 1 और एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। तो सबके आगे अगर आप 1 लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? मियोसिस 1 का हो जाएगा। इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी स्टेज होती है? प्रोफेज 1, क्योंकि प्रोफेज 1 सबसे ज़्यादा लॉन्ग स्टेज होती है। प्रोफेज 1 में मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि हाउ यू कैन लर्न द 5 सब स्टेजेस ऑफ द प्रोफेज 1, जिसमें मैंने आपको बताया था लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि लखनऊ में जू देखने के लिए पैसा दे दो दीदी। ठीक है, तो दी इस तरह से। तो L फॉर लेप्टोटीन, Z फॉर जाइगोटीन, P फॉर पैकिटीन, D फॉर डिप्लोटीन और DI से क्या हो गया? डायकाइनेसिस हो गया। अब मैं फिर से आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ कि जल्दी से लेप्टोटीन में क्या होता है। देखो, लेप्टोटीन में क्या होगा कि जो क्रोमेटिन होते हैं ना, जो कॉइल, वो ओपन हो जाते हैं। जैसे फिर से मैं इस वायर की हेल्प ले रहा हूँ। अगर ये वायर है, अगर ये क्रोमेटिन है, तो लेप्टोटीन में क्या हो रहा है? ये ओपन हो रहा है। अब आप देख सकते हो ये धीरे धीरे ओपन हो रहा है, ये इस तरह से। अब ये ओपन हो रहे हैं तो इसमें आपको 2 कलर नज़र आ रहे होंगे, ध्यान से देखो। तो इसमें एक वाइट कलर दिख रहा है और एक ऑरेंज कलर दिख रहा है। ये वाइट वाले हैं ये होमोलोगस हैं और जो ऑरेंज वाले हैं ये होमोलोगस हैं। बात समझ में आ गई? तो हो क्या रहा है लेप्टोटीन में कि जो क्रोमेटिन है वो ओपन हो गए, ठीक है, रेटिकुलम दिखने लगे, क्रोमेटिड्स अपीयर हो गए, ठीक है, और होमोलोगस क्रोमोसोम्स अपीयर हो गए। होमोलोगस मतलब कि अगर जैसे 2 क्रोमोसोम्स हैं, मान लो ये इनका मैं कलर के बेसिस पे आपको बता रहा हूँ, ये क्रोमोसोम्स अलग हैं और ये क्रोमोसोम्स अलग हैं। तो ये दोनों क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। तो आप देख सकते हो कलर दोनों का अलग अलग है। तो ये दोनों जो ऑरेंज कलर के दिख रहे हैं, पिंक कलर के दिख रहे हैं, वो जान लो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। और ये दोनों जो वायलेट कलर में मैंने बनाया है ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब क्या होता है? द क्रोमोसोम विच हैव द सेम टाइप ऑफ कैरेक्टर, जिनके पास सेम टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं उनको बुलाते हैं हम होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये कब अपीयर हो जाते हैं? लेप्टोटीन में अपीयर होने लगते हैं। क्लियर है? इनके बीच में फिर जब जाइगोटीन आएगा, Z से जाइगोटीन जब आता है तो क्या होने लगता है? पेयरिंग होने लगती है। किसके बीच में पेयरिंग होती है? होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में। जैसे अगर हम बात करें तो इनके बीच में पेयरिंग हो जाती है और इधर अगर बात करें तो ये वाले होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्या हो जाती है? पेयरिंग हो जाती है। लेकिन पेयरिंग का मतलब ये दोनों एक दूसरे से अटैच नहीं होते हैं, ठीक है, पूरी तरह से बाइंड नहीं होते, इनके बीच में गैप होता है। क्लियर है? गैप का क्या सिग्निफिकेंट रोल है कि अगर गैप रहेगा तो दोनों एक दूसरे से क्या हो सकते हैं? आराम से सेपरेट भी हो सकते हैं। लेकिन अगर बाइंड हो गए तो सेपरेट नहीं हो पाएंगे। बात समझ में आई? तो जाइगोटीन में एक्चुअली क्या हो रहा है कि होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्या हो रही है? पेयरिंग हो रही है और ये पेयरिंग एक दूसरे से बाइंड नहीं होते, दोनों के बीच में एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसको बुलाते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम SC बुलाते हैं। इस सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के थ्रू ये जुड़े होते हैं। समझ में आया? जैसे मैंने आपको जैकेट की चेन की तरह बताया था कि अगर मान लो बैग है या जैकेट है, उसके दोनों पार्ट को आप जिप करते हो ना, जिपिंग करते हो। जिपिंग मतलब उसको लॉक करते हो, उसकी चेन लगाते हो। तो जब चेन लगाते हो तो दोनों पार्ट एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों पार्ट एक दूसरे से पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हुए हैं। उन दोनों के बीच में एक गैप है, जिस गैप को कौन फिल कर रहा है? चेन। जो चेन लगी होती है वो उन दोनों के गैप को क्या कर रहा है? फिल कर रहा है।
ये जान लो कि मियोसिस के केस में, जाइगोटीन के केस में जो चेन होती है ना, उसी को क्या बुलाते हैं हम, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पूरी तरह से अटैच नहीं होते, मतलब पूरी तरह से बाइंड नहीं होते, उन दोनों के बीच में गैप होता है, उस गैप को कौन फिल करता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो पेयरिंग किसके बीच, किस में हो रही है, जाइगोटीन में हो रही है, पेयरिंग हो गई, ठीक है। अब आएगा पैकेटीन। पैकेटीन में क्या होगा कि दो क्रोमोसोम्स के बीच में एक्सचेंज होगा। जैसे मान लो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है और दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम ये है, ये इस तरह से। तो आप इस पॉइंट पे देखो, ये वाले पॉइंट पे देखो, तो इन दोनों पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। किसका एक्सचेंज करते हैं, कैरेक्टर्स का, मतलब जीन्स का एक्सचेंज करते हैं, समझ में आया। तो जब जीन्स का एक्सचेंज करेंगे तो कोई ना कोई नया कॉम्बिनेशन बनेगा, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आता है, रीकॉम्बिनेशन। इस फेज़ में क्या आता है, रीकॉम्बिनेशन। तो कभी भी कोई क्वेश्चन पूछ ले कि पैकेटीन में रिकॉम्बिनेशन किस स्टेज में आता है, तो पैकेटीन में रिकॉम्बिनेशन आता है। बात समझ में आई, ठीक है। तो लेप्टोटीन में होमोलोगस क्रोमोसोम्स अपीयर होने लगते हैं, जाइगोटीन में होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में पेयरिंग हो जाती है। वो पेयरिंग पूरी तरह से 100% कंप्लीट नहीं होती, उनके बीच में गैप होता है, ठीक है। और जैसे ही पैकेटीन स्टार्ट होता है, पैकेटीन में रिकॉम्बिनेशन आने लगता है, मतलब दो क्रोमोसोम्स आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, क्या, कैरेक्टर्स का। क्लियर है। डिप्लोटीन, आपने नेक्स्ट स्टेज क्या है, डिप्लोटीन है। डिप्लोटीन में मैंने क्या बताया था कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, वो कम होता है। मतलब अगर इसको मैं नाम दे दूं 1 और ये दूसरी आर्म का नाम दे दूं 2, तो 1 का 2 से क्या होता है, धीरे धीरे डिसोल्यूशन होता है, वो उससे अलग होता है, ठीक है। वही हाल यहाँ पे नंबर 3 और नंबर 4 के साथ होगा। तो नंबर 3 और नंबर 4 एक दूसरे से थोड़ा अपार्ट, मतलब दूर जाएंगे, और नंबर 1 नंबर 2 एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो इस तरह से क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन हो रहा है। किसका डिसोल्यूशन हो रहा है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का, जिस कॉम्प्लेक्स से ये दोनों जुड़े हुए थे। जैसे आपने दोनों जैकेट को चेन से जिप कर दिया था, अब आप क्या कर रहे हो, अनजिपिंग कर रहे हो, मतलब चेन को खोल रहे हो। तो जब चेन को खोल रहे हो तो दोनों का कॉम्प्लेक्स जो बन गया था वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। लेकिन कहाँ पे अलग नहीं हो रहे हैं, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। क्रॉसिंग ओवर मतलब जहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। और जहाँ पे भी क्रॉसिंग ओवर होता है वहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन जाता है ऐसे, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं किएज़मेटा। ये एक्स शेप स्ट्रक्चर बन जाता है, देख सकते हो आप, ये एक्स की तरह बन गया। जब आप मैथमेटिक्स में एक्स बनाते हो तो ऐसे ही बनाते हो। तो इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं किएज़मेटा। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज किएज़मेटा। एक्स शेप स्ट्रक्चर बन जाता है और ये किएज़मेटा हो जाता है। क्लियर है। धीरे धीरे जो किएज़मेटा है ना, जहाँ से अटैच है, ये धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। इसी कौन से प्रोसेस में होते हैं, डाईकाइनेसिस में, जो लास्ट स्टेज होती है प्रोफेज 1 की। और आपको पता है प्रोफेज 1 माइटोसिस में भी आपने पढ़ रखा है कि प्रोफेज 1 कंप्लीट होते होते जो न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो न्यूक्लियोलस है, वो सब डिसअपियर हो जाते हैं। तो वही हाल यहाँ पे भी होगा कि जो प्रोफेज 1 कंप्लीट होते होते, प्रोफेज 1 किस स्टेज में कंप्लीट हो रहा है, डायकाइनेसिस में। तो जब डायकाइनेसिस में प्रोफेज 1 कंप्लीट होगा तो क्या हो जाएगा, तो वहाँ पे जो न्यूक्लियोलस है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने प्रीवियस सेशन में भी आपको ये पांचों सब स्टेजेस के बारे में बताया था। मैंने एक बार फिर से रिवाइज करा दिया क्योंकि यही 5 सब स्टेजेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मियोसिस में। तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन। मैंने आपको बताया था लेप्टोटीन में क्या होता है। देखो एक एक लाइन में आपको ये पता होना चाहिए कि लेप्टोटीन में क्या होता है। बाकी एक्सप्लेनेशन तो आप याद करोगे, वो तो अलग बात है, ठीक है। लेकिन लेप्टोटीन में क्या होता है, रेटिकुलम ओपन हो जाते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम अपीयर होने लगते हैं। फिर जाइगोटीन में क्या होता है, पेयरिंग होती है। किसके बीच में पेयरिंग होती है, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में पेयरिंग होती है। इसी को बोलते हैं सिनेप्सिस, ठीक है। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन जाता है दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, ठीक है। ये गैप होता है दोनों के बीच में। उसके बाद पैकेटीन में क्या होगा कि जो बाईवेलेंट हैं, जो टेट्राड हैं, ठीक है, धीरे धीरे एकदम अपीयर होने लगते हैं। दोनों एक दूसरे से क्रॉस ओवर करते हैं। क्रॉसिंग ओवर मतलब एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। एक्सचेंज करने के बाद न्यू रिकॉम्बिनेशन बनाते हैं। उसमें कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, रिकॉम्बिनेज हेल्प करता है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर होता है। क्लियर है। उसके बाद डिप्लोटीन में मैंने बताया कि जो एक्स शेप स्ट्रक्चर बन जाता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स धीरे धीरे वीक होने लगता है, डिसोल्यूशन होने लगता है। लेकिन दो होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से एक्स शेप में जुड़े होते हैं, ठीक है। इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं किएज़मेटा। देखो लिखा भी है, ठीक है। और कुछ ऐसे फिनोमिनन हैं, कुछ ऐसे प्रोसेस हैं, कुछ ऐसे हमें इंस्टेंसेस हैं, एग्जाम्पल हैं, जहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि डिप्लोटीन स्टेज में जो सेल है वो बहुत दिन तक रुकी रह सकती है,
ठीक है, मतलब डिप्लोटीन में पहुंची तो डिप्लोटीन में रुक गई और वो काफ़ी कई सालों तक रुकी रह सकती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे रेस्टिंग स्टेज आ सकता है। रेस्टिंग मतलब ऐसा नहीं कि वो खत्म हो जाएगी, रेस्टिंग स्टेज मतलब रेस्ट कर रहा है, बाद में एक्टिव होगा। क्लियर है? ठीक है, जैसे कुंभकर्ण 6 महीने तक सोता था ना, रेस्ट करता था, ऐसे जान लो कि डिप्लोटीन स्टेज में जो सेल्स हैं वो काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन तक रेस्टिंग स्टेज में जा सकती हैं। उसके बाद डाइकाइनेसिस आते आते केज मेटा का भी क्या हो जाता है, टर्मिनाइजेशन होने लगता है, मतलब वो सेपरेट होने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको पांचों सब स्टेजेस के बारे में प्रीवियस सेशन में भी बता दिया, इस सेशन में भी आपको थोड़ा सा रिवीजन दे दिया कि 5 सब स्टेजेस में क्या होता है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं मेटाफेज 1 पे। आपको याद होगा मेटाफेज ऑफ माइटोसिस। ठीक है, सबसे पहले रिकॉल कर लो, वो ज़रूरी है। मेटाफेज ऑफ माइटोसिस में क्या होता था कि काइनेटोकोर कम एट द इक्वेटोरियल प्लेट। जो काइनेटोकोर होते थे, मतलब जो सेंट्रोमियर होते थे, वो कहाँ आ जाते थे, इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाते थे। उनकी जो आर्म है दैट कैन फ्लोट, वो अप एंड डाउन फ्लोट कर सकती थी। ठीक है, और स्पिंडल फाइबर जनरेट हो जाते थे, स्पिंडल फाइबर बन जाते थे। स्पिंडल फाइबर जाके किससे अटैच हो जाते थे, काइनेटोकोर से अटैच हो जाते थे। इस बार नहीं होंगे, इस बार जो स्पिंडल फाइबर हैं वो किससे अटैच होंगे, वो टीलोमियर से अटैच होंगे, सेंट्रोमियर से अटैच नहीं होंगे। ठीक है, तो देखो मेटाफेज 1 बिगिंस एज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस ब्रेकडाउन, ये तो मैंने बता दिया आपको, एंड स्पिंडल अपीयर, धीरे धीरे स्पिंडल अपीयर हो जाते हैं। आपको पता है स्पिंडल क्यों बनता है, जो पोल्स होते हैं वहाँ से जो माइक्रोट्यूबल्स निकलते हैं वो जाके क्रोमोसोम से अटैच होते हैं, कुछ क्रोमोसोम से अटैच होते हैं, कुछ एक दूसरे से ही अटैच हो जाते हैं, तो वो जो शेप होता है वो क्या बन जाता है, स्पिंडल। होमोलोगस क्रोमोसोम बिकम ओरिएंटेड अपोजिट ईच अदर। जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम आपको मैंने बताया ना इसके पहले, वो एक दूसरे के अपोजिट आ जाते हैं, ओरिएंटेड। ऐसे जैसे एक होमोलोगस क्रोमोसोम इधर है, एक होमोलोगस क्रोमोसोम इधर है, जैसे आप इस तार के हेल्प से समझ सकते हो, वायर के हेल्प से। एक होमोलोगस क्रोमोसोम ये है, एक होमोलोगस क्रोमोसोम ये है, इसका कलर अलग है, इसका कलर अलग है, समझ में आया? ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ जाते हैं। ठीक है, विद सेंट्रोमियर ऑफ ईच लाइंग टूवर्ड्स पोल। इनका जो सेंट्रोमियर है वो पोल के साइड है, याद रखना, इक्वेटोरियल के साइड नहीं है, इस बार पोल के साइड है, समझ में आया? ठीक है, बट द एंड ऑफ क्रोमोसोम टूवर्ड्स द इक्वेटोरियल प्लॉट। लेकिन इस बार जो एंड ऑफ क्रोमोसोम्स है, जिसको हम टीलोमियर बुलाते हैं, वो किधर है, वो सेंटर के साइड है, मतलब इक्वेटोरियल प्लेट के साइड है। बहुत ध्यान से समझो। इसके पहले जब माइटोसिस पढ़ रखा है, माइटोसिस में क्या पढ़ा था कि जो सेंट्रोमियर होता है वो कहाँ आ जाता है, इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाता है। सबने पढ़ रखा है नहीं, ऑनेस्टली बताओ? यस, पढ़ रखा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सेंट्रोमियर है ना वो इक्वेटोरियल प्लेट पे नहीं आ रहा है, वो पोल के साइड है। तो इक्वेटोरियल प्लेट के साइड कौन है, टीलोमियर, मतलब जो क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है, वो किधर के साइड है, वो इक्वेटोरियल प्लेट के साइड है। जैसे मैं एक स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा दे रहा हूँ, जैसे ये पोल है, ठीक है, ये पोल है, पोल के साइड क्या है कि जो सेंट्रोमियर है ये पोल के साइड है, लेकिन जो इसकी आर्म है ना वो इक्वेटोरियल प्लेट के साइड है। ऐसे यहाँ पे भी है, ये इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो ऐसे। ठीक है, और दूसरा कलर मैं यूज़ कर ले रहा हूँ, और ऐसे। तो आप देख सकते हो अगर ये सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर है, काइनेटोकोर है, तो ये दोनों पोल के साइड है। लेकिन इनकी जो आर्म है ना, जो क्रोमोसोम्स है, जिनको हम टीलोमियर भी बुला सकते हैं, इनके जो एंड होता है क्रोमोसोम्स का उसको टीलोमियर बुलाते हैं। टीलोमियर किसके साइड है, इक्वेटोरियल प्लेट के साइड है। उल्टा हो रहा है इस बार। ठीक है, माइटोसिस में क्या पढ़ा था आपने, काइनेटोकोर कहाँ होता था, इक्वेटोरियल प्लेट पे, और उसका जो आर्म है ना वो फ्लोट कर सकती थी अप एंड डाउन। लेकिन इस बार सेंट्रोमियर या काइनेटोकोर पोल के साइड है और उनके जो आर्म है वो इक्वेटोरियल प्लेट के साइड है। ठीक है, ये हो गया मेटाफेज 1। अब एनाफेज 1 सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, याद रखना। ठीक है, अगर आपको ये क्लियर करना हो कि कैसे रिडक्शन हो जाता है क्रोमोसोम्स का, तो एनाफेज 1 सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हो सकता है कि आपको 100% यहाँ पे आपको क्लियर ना हो सकता है आपको 1%, 2%, 5%, 10% का डाउट रह जाए, तो मैं 3D एनिमेशन जब लेके आऊँगा तो आपको 100% वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो एनाफेज 1 में देखो क्या हो रहा है। एनाफेज 1 बिगिंस विद द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। तो आपको पता है एनाफेज में क्रोमोसोम की मूवमेंट तो होती है। द सेंट्रोमियर रीजन ऑफ द क्रोमोसोम सेंट्रोमियर डू नॉट डिवाइड। इस बार क्या होगा कि जो सेंट्रोमियर है ना वो डिवाइड नहीं होगा। माइटोसिस में आपने पढ़ रखा है कि एनाफेज में जो सेंट्रोमियर होता है वो डिवाइड हो जाता है। जब सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाता है, जैसे मान लो ये सेंट्रोमियर है, ये इससे क्रोमेटिड अटैच है इस तरह से, तो सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाता है, ये इधर चला जाता है, ये इधर चला जाता है। ये माइटोसिस में होता था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि सेंट्रोमियर तो डिवाइड ही नहीं किया,
जो सेंट्रोमियर है डिवीज़न हुआ ही नहीं, तो पूरा पूरा सेंट्रोमियर सारे क्रोमेटिड के साथ एक पोल पे चला जाएगा, और ऐसे ही दूसरे पोल पे भी होगा। तो हो क्या रहा है, सेंट्रोमियर तो डिवाइड ही नहीं कर रहा है। अगर सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं कर रहा है तो क्रोमोसोम्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, और इसी फेज़ को रिडक्शनल फेज़ बोलते हैं, क्योंकि जो क्रोमोसोम्स हैं उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो हुआ ही नहीं, ठीक है, तो उनका हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। इसीलिए एनाफेज़ 1 बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ होती है समझने के लिए कि कैसे रिडक्शन हो जाता है क्रोमोसोम्स का, ठीक है। तो हुआ क्या, द सेंट्रोमियर रीजन ऑफ द क्रोमोसोम या सेंट्रोमियर डू नॉट सेपरेट टू ईच अदर, एक दूसरे से सेपरेट नहीं होता है, ऑफ द होमोलोगस, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो क्रोमेटिड्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते हैं। दिस इज द पीरियड ऑफ रिडक्शन, मैंने बताया ना, यही पीरियड किसका है, रिडक्शन का है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम को, बिकॉज ईच ग्रुप ऑफ मूविंग क्रोमोसोम इज अ हाफ। तो जो क्रोमोसोम्स हैं वो कैसे हो गए, हाफ हो गए, ठीक है, जो भी इसका वो होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्लियर है। ऑफ द ओरिजिनल, जो भी ओरिजिनल क्रोमोसोम्स होंगे उसके ये क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। ईच क्रोमोसोम कैन बी सीन ऑफ 2 डिस्टिंक्टली सेपरेट क्रोमेटिड, तो जो क्रोमोसोम्स होंगे ना उनमें आप क्रोमेटिड देख सकते हो, ये ऐसे। तो ये जो आपको दिख रहे हैं ये 4, 1, इसका नाम मैं नंबर दे दे रहा हूँ, 1, 2, 3 और ये 4, ये 4 क्या हो गए, क्रोमेटिड हो गए। तो आपको क्रोमेटिड ना पूरी तरह से दिखेंगे, एक ही क्रोमोसोम में आपको डिफरेंट क्रोमेटिड विजिबल होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि क्रोमेटिड क्या है, वो अपीयर हो गए, क्लियर है। तो क्रोमेटिड्स अपीयर हो गए। एनाफेज 1 में क्या होगा, पहली बात तो सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं हो रहे हैं। अगर सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो क्या होगा, तो जो क्रोमोसोम है उनमें सारे क्रोमेटिड एक साथ हैं, अभी क्रोमेटिड का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, मतलब जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उनके जो क्रोमेटिड्स हैं दे ऑल आर टुगेदर, वो एक दूसरे के साथ हैं, उनका सेपरेशन नहीं हुआ है, क्लियर है हो गई बात। अब आ जाओ मियोसिस 2 पे, टीलोफेज 1, एनाफेज 1 के बाद टीलोफेज 1 होगा। टीलोफेज 1 में क्या होगा, कितनी सेल्स बन जाएंगी, 2 सेल बन जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने टीलोफेज 1 लिखा नहीं है लेकिन आप लिख लेना टीलोफेज 1। टीलोफेज में आपने क्या पढ़ा था कि जो क्रोमोसोम्स है वो पोल पे चले गए, एक दूसरे से डिवाइड हो गए, कहाँ पे चले जाते हैं, पोल पे चले जाते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं विद ऑल द क्रोमेटिड, क्योंकि क्रोमेटिड तो सेपरेट हुए ही नहीं, तो वो पोल पे चले जाएंगे, और पोल पे जाके क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे, और उनके बीच में डिवीज़न हो जाएगा, मतलब 2 सेल बन जाएगी। तो इस तरह से जब मियोसिस 1 कंप्लीट होगा तो कितनी सेल बन गई, 2 सेल बन गई, समझ में आया। और दोनों में ही क्रोमोसोम्स का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, याद रखना, ठीक है। 2n से nn हो गया, इस बार 2n से क्या हो गया, nn हो गया, क्लियर है, ठीक है। तो और जब मियोसिस 2 होगा, जब आप अभी मियोसिस 2 पढ़ोगे तो उसमें क्या होगा कि फिर से एक सेल 2 सेल में डिवाइड करेगी, तो इस तरह से कितनी सेल्स बन जाएंगी, लास्ट में 4। मियोसिस 1 जब कंप्लीट होगा तो कितनी सेल्स बन रही हैं, 2, ठीक है। फिर जब मियोसिस 2 स्टार्ट होगा तो ये दोनों सेल फिर से डिवाइड करेंगी, तो कितनी सेल्स बन जाएंगी, 4। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि जब मियोसिस 2 आप पढ़ोगे तो उसमें कितने सेल्स प्रोड्यूस हो जाएंगी, 4 सेल्स प्रोड्यूस हो जाएंगी, क्लियर है। तो आज मैंने आपको क्या क्या बताया, मेटाफेज 1 बताया, मेटाफेज 1 में बताया कि जो सेंट्रोमियर होता है, ठीक है, वो पोल की साइड होता है, और जो उनकी आर्म होती है, जो क्रोमेटिड्स होते हैं, जो टीलोमियर होता है वो इक्वेटोरियल प्लेट के साइड होता है। जो स्पिंडल फाइबर बनते हैं वो जाके किससे अटैच हो जाते हैं, क्रोमोसोम से, ना कि सेंट्रोमियर से, क्योंकि इस बार सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं होगा एनाफेज 1 में। एनाफेज 1 जब आता है तो एनाफेज 1 में जो पोल्स हैं, मतलब पोल के साइड सेंट्रोमियर चला गया है, इस बार सेंट्रोमियर नहीं डिवाइड होगा, जो क्रोमोसोम्स हैं वही डिवाइड हो जाएंगे, समझ में आए। तो इसीलिए इसको क्या बुलाते हैं हम, रिडक्शनल डिवीज़न, क्योंकि सेंट्रोमियर से ही क्रोमेटिड सेपरेट है, तो सेंट्रोमियर तो डिवाइड ही नहीं हुआ। जब सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं होगा तो क्रोमेटिड सेपरेट होंगे, नहीं सेपरेट होंगे, इसीलिए इसको क्या बुलाते हैं, रिडक्शन फेज ऑफ मियोसिस। तो अगर कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे कि एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस और एनाफेज ऑफ माइटोसिस में क्या डिफरेंस होता है, तो एनाफेज 1 में सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं होते, बल्कि ऑल दो दैट द एनाफेज ऑफ माइटोसिस में सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाते हैं, क्लियर है। तो यहाँ तक सेशन को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मियोसिस 2 हम लोग नेक्स्ट फेज में पढ़ेंगे, और लास्ट मतलब जो लास्ट नेक्स्ट क्लास होगी दैट विल बी द लास्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर की वो लास्ट क्लास होगी, ठीक है। एक क्लास में आपको और दे दूंगा जिसमें मैं 3D एनिमेशन के थ्रू आपको पूरा मियोसिस एक्सप्लेन कर दूंगा फिर से, जिससे आपको कोई डाउट ना रहे,
ठीक है। तो लाइक बटन पे जरूर प्रेस करके जाना और रिवीजन करना। कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कम्युनिकेट टू मी, मुझे कम्युनिकेट जरूर करना। फुल सेशन अटेंड करना है सबको, ऐसा नहीं कि आपने सेशन ऑन कर दिया, ठीक है, उसके बाद इसको मिनिमाइज़ कर दिया, सोशल साइट पे लग गए, पापा मम्मी आए तो फिर से आपने सेशन को ऑन कर दिया। ये ऑनेस्टी नहीं है। अपनी स्टडी के लिए ऑनेस्ट रहिए, ऑनेस्टी का बेनिफिट जरूर मिलेगा, ठीक है। तो सेशन को कंप्लीट करते हैं। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत, लव यू एंड गुड बाय।